चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बीटीसी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत परिपथ, चालकता, विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों के बारे में जाना। अब हम पदार्थों को दो श्रेणियों में बांटते हैं, विद्युत धारा के सुचालक और अल्पचालक। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि द्रव में से विद्युत धारा प्रभावित होती है। सभी द्रव सुचालक होते हैं। क्या द्रव पर विद्युत धारा का प्रभाव होता है? इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, देख लीजिए। तो ये सब लिस्ट बना हुआ है, तालिका, और बनाना है आपको। तरल पदार्थ, बल्ब की दीप्त होने की तीव्रता, सुचालक, अपचालक। उसी तरह आपको तरल पदार्थ में जो आता है आप लिखिए। फिर उसके बाद उसका विक्षेप हो रहा है कि नहीं, ये सुचालक है नहीं, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिया है कि जब हमारे टेस्टर के खुले तार एक दूसरे को न छूते हो तो परंतु नज़दीक हो तो चुंबकीय सुई जो होती है ना, विक्षेपित हो सकती है। हमें ज्ञात है कि इन दोनों सिरों के बीच हवा, जो विद्युत का हीन चालक है, पर नमी बढ़ जाने या विभव बढ़ जाने पे सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। आइए हम लोग प्रयास करें, क्या अन्य अनचालक भी विशेष सिचुएशन में सुचालक की तरह कार्य करने लगता है, जैसे वायु त्वरित के समय सुचालक के रूप में कार्य करने लगता है। तो वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधियों में वर्गीकृत करने की अपेक्षा सुचालकों और अन्य चालकों के रूप में वर्गीकृत करने की अधिक मान्यता दी जाती है। इसमें फिर से क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए, जब हम अशुद्ध जल में जो नमक मिलाते हैं ना, तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। ये विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हम हैंडपंप, कुआं, तालाब, नदी से प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसमें अनेक लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से रहती है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत अशुद्ध जल में किसी प्रकार का लवण न होने के कारण ये विद्युत का अल्प चालक होता है बहुत। ठीक है, तो विद्युत चालकता की जांच करते समय घर या विद्यालय की विद्युत बोर्ड का उपयोग कभी न किया जाए, खतरनाक हो सकता है। हमने देखा कि साधारण नमक अशुद्ध जल मिलाने पे इसे अच्छा चालक बना देते हैं। आइए पता लगाइए कौन कौन से पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल को अच्छा चालक बना सकते हैं। ठीक है, और एक और सावधानी भी दिया गया है कि ये जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं ना, वो अभिभावक और शिक्षक की उपस्थिति में ही कीजिए। हम सामान्य रूप से जिस जल का उपयोग अपने घरेलू कार्यों एवं स्वयं की सफाई के लिए करते हैं, वो लवण के घुले होने के कारण चालक होता है। यही कारण है आपको गीले हाथों से या गीले फर्शों पर खड़े होकर विद्युत परिपथ के साथ किसी प्रकार का मतलब कार्य करने से मना किया जाता है। इसके बाद क्रियाकलाप है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के कारण कैथोड के समीप का बुलबुला हाइड्रोजन गैस का है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड के समीप का विलयन लाभ जाता है। एनोड के समीप रहने वाले बुलबुले ऑक्सीजन के। इस प्रयोग में हम निकलने वाले गैसों की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि जांच के लिए गैस को जमा करना होगा। इसके लिए पुनः अलग से व्यवस्था करके नया क्रियाकलाप कीजिए। फिर क्रियाकलाप 5 है। इसमें क्या किया है इसने, आप देख सकते हो कि एक चौड़े मुंह वाला पेंदी कटा बोतल लेना है। इसमें 2 छेद वाला कोक लगाकर इसमें 2 इलेक्ट्रोड को फिट करना है। इलेक्ट्रोड के रूप में तांबे की पत्ती और लोहे के कांटे का उपयोग किया जा सकता है। अब नमक मिलाकर जल उसमें डाल दिए। इलेक्ट्रोड इस प्रकार लगा दीजिए कि कॉक से थोड़ा थोड़ा बाहर निकला रहे। ठीक है, अब दोनों परत नली में जल भर कर इलेक्ट्रोड के ऊपर उलट दीजिए।
इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दीजिए। अब गैस के बुलबुले निकलेंगे जो प्रणाली में अलग अलग जमा हो जाएंगे। धन टर्मिनल की और वाली प्रणाली में ऑक्सीजन और ऋण टर्मिनल प्रणाली में हाइड्रोजन गैस जमा होगी। आप अवलोकन करते रहिए क्या दोनों प्रणालियों की जल का स्तर समान है। आप देखते हैं कि एक प्रणाली बहुत खाली हो जाता है, दूसरा आधा। पिछली कक्षा में हमने जाना है कि ऑक्सीजन जलने में मदद करता है और हाइड्रोजन जलने में मदद नहीं करता पर खुद जलता है। ठीक है, तो आप जलती तीली और को बारी बारी से दोनों प्रणालियों के मुंह पर लाइए। अब क्या आपको पता चला किस प्रणाली में कौन सी गैस है? आप जान पाइएगा। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसके फलस्वरूप गैस के बनने से बुलबुले निकलते हैं। अन्य द्रव्यों में इस प्रकार की घटना को देखा जा सकता है जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग लाए जाने वाले इलेक्ट्रोडों और विलयनों पर निर्भर कर सकता है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया था कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबा हो तो उसके द्वारा विलयन में विद्युत धारा जो है ना प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। देखिए, आप विद्युत धारा के प्रवाह और इसके प्रभावों का परीक्षण फल, सब्जियों, वनस्पतियों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को करते समय चुंबकीय सुई या लेड का उपयोग किया जाना अच्छा होगा क्योंकि ये अल्प चालकता को प्रदर्शित करते हैं। लेड आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध जाएंगे। इस प्रकार के प्रयोग से अनेक रूप से तथ्य सामने आएंगे। धातुओं के निष्कर्षण में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और इस कारण होने वाले विद्युत विच्छेदन का व्यापक प्रयोग होता है। 1807 में सर हेम्फ्री डेवी ने एक प्रयोग करते समय पोटास से विद्युत धारा जो है ना गुजारा, एक पोटास से विद्युत धारा गुजारा और विद्युत धारा गुजरने से पोटास गर्म होकर पिघल गया और कुछ ढेले ऋण टर्मिनल की ओर बन रहे थे। डेवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा। इस पर उन्होंने सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम और बेरियम धातु का पता लगाया। अब आते हैं विद्युत लेपन। आपने के घरों में रोज रोज उपयोग में लाई जाने वाली कुछ ऐसी वस्तु होगी जो चमकदार है, जिसमें खरोच नहीं लगता, जैसे आपके साइकिल के हैंडल, रिम दरवाजे, खिड़कियों के हैंडल, चिटकनियाँ, कुछ सजावटी गुलदस्ते आदि। महिलाओं के उपयोग में लाए जाने वाले सस्ते आभूषण जो सोने और चांदी की तरह दिखते हैं, पर ये वस्तुएं एक सस्ती कम चमकदार धातु पर दूसरी धातु चढ़ाकर बनाई जाती है। ये पर किस पर चाहती है आप करके देख सकते हैं ये। ठीक है, ये क्रियाकलाप इसमें ध्यान रखना है कि विलन के अंदर दोनों प्लेटों के बीच कुछ दूरी बने रहे और परिपथ के तार और प्लेट का जोड़ विलन में ना डूबे। इस प्रयोग में लिखा है कि जब कॉपर सल्फेट में विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में टूट जाता है। स्वतंत्र तांबा ऋण टर्मिनल की ओर आकर्षित होता है और उस पे जो है ना निक्षेपित हो जाता है। विलयन में कॉपर की क्षतिपूर्ति किस प्रकार होती है? आपने ध्यान दिया होगा कि दूसरे तांबे के प्लेट से समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार कॉपर का एक प्लेट पर निक्षेपित होने और दूसरे प्लेट से विलयन में घुलने की प्रक्रिया चलती रहती है। आप मनचाही धातु परत किसी अन्य पदार्थ पर चढ़ा सकते हैं। आप ऋण टर्मिनल के इलेक्ट्रोड बदलकर इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पे किसी वांछित धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। इस विधि का उपयोग करके लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ाकर कार के कुछ पुर्जे, नल, बर्नर, साइकिल के हैंडल, रिम आदि को चमकदार बनाया जाता है। यह खरोच का प्रतिरोध करता है। यह जंग लगने या झरने या टूटने से बचाता है। क्रोमियम महंगी धातु होता है, अतः किसी पदार्थ को क्रोमियम का न बनाकर अन्य पदार्थों से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। आभूषण बनाने में सस्ती धातुओं का आभूषण बनाकर उस पर सोने और चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है, जिसको देखने में सोने चांदी जैसे दिखते हैं पर सस्ते हो।